नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीचर्स क्लासेस में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है फंजाई या फिर कवक के बारे में। फंजाई या कवक। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने एल्गी के बारे में बात की थी। आपको याद रखना है एल्गी, फंजाई ये सभी लोअर प्लांट्स के अंदर आते हैं, निम्न पादपों के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें माइकोलॉजी में, ये माइकोलॉजी सबसे पहला वर्ड है हमारे आज के इस टॉपिक का। तो सवाल ये उठता है कि ये माइकोलॉजी क्या है। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, यानी कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें कवक के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। और ऐसा कोई भी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक व्यक्ति जो इस शाखा के अंदर काम कर रहा है उसे हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे बायोलॉजी से रिलेटेड है तो अगर बायोलॉजिस्ट हो जाएगा, बॉटनी में अगर कोई काम कर रहा है तो वो बॉटनिस्ट हो जाएगा, जूलॉजी में अगर मैं कोई काम कर रहा है तो वो जूलॉजिस्ट हो जाएगा। बात करें फादर ऑफ माइकोलॉजी के बारे में तो वो है मिशेली। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी आपको याद रखना है ई जे बटलर। नॉर्मली मोस्ट ऑफ जो हमारी ब्रांचेज हैं उनके जो इंडियन फादर्स हैं वो इंडियंस ही हैं, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे एक इंग्लिश नेम आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है इस नाम से। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी हैं ई जे बटलर। अब हम बात करते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटाट के बारे में। भाई अभी तक हमने कहा कि हम कवकों का अध्ययन कर रहे हैं, फंजाई की स्टडी कर रहे हैं। फंजाई क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपने अपने घर के अंदर ब्रेड के ऊपर, अचार के ऊपर रुई की जैसे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, दिखने में एकदम रुई जैसी दिखती है। एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर होती हैं इन्हें हम कवक कहते हैं, फंजाई कहते हैं। और नॉर्मली हमारे घर में इनके लिए फफूंद वर्ड यूज किया जाता है। ये ब्रेड पे हो सकती है, ब्रेड, अचार, जैम, आटा, सब्जी, किसी भी चीज पर मोस्टली आपको ये ब्रेड, अचार, जैम इन पर लगी हुई दिखाई देगी। अगर इनके हम आवास के बारे में बात करें, इनके हैबिटेट के बारे में बात करें, तो ये किसी भी आवास में हो सकते हैं जहां पर जीवन संभव है। ऐसा कोई सा भी आवास, चाहे वो एक्सट्रीम हो चाहे वो सिंपल हो, ऐसा कोई सा भी आवास जहां पर कोई जीवन है, कोई लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है, वहां पर फंगस हमेशा प्रेजेंट होंगी। लेकिन इनके बारे में एक खास बात यह है कि इनको एसिडिक एनवायरनमेंट में रहना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। एसिडिक एनवायरनमेंट इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और उसमें इनकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि सेप्रोफाइटिक फंगस, मृतोपजीवी फंगस, यानी कि ऐसी जो डेड ऑर्गेनिजम्स पर, डेड ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करती है, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक फंगस, मृतोपजीवी कवक। तो इनके लिए जो सबसे बेस्ट टेम्परेचर है वो है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। जबकि जो परजीवी कवक होती है यानी कि पैरासाइटिक, अब पैरासाइटिक यानी कि जीवित ऑर्गेनिजम्स पर, जीवित ऑर्गेनिजम्स पर, तो इनके लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर जो है वो है 30 to 37 डिग्री सेल्सियस। आपको ये दोनों ही याद कर रखनी है यहाँ पर। सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक फंजाई भी बहुत ज्यादा टाइप की होती हैं, उनके बारे में हम आगे ब्रीफ स्टडी करेंगे अच्छे से। अभी आपको सिर्फ इनका टेम्परेचर याद रखना है। 20 to 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो सेप्रोफाइट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और 30 से 37 तक का, या फिर आप 40 मान सकते हैं इसे राउंड फिगर में, तो ये जो टेम्परेचर है ये पैरासाइट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इन्हें किस टाइप का एनवायरनमेंट पसंद होता है, तो इन्हें एसिडिक एनवायरनमेंट पसंद होता है, और ये किसी भी टाइप के हैबिटाट में पाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कवक किस प्रकार के जीव हैं। तो कवक यूकैरियोटिक जीव हैं। वैसे ये जो यूकैरियोट है और प्रोकैरियोट्स है, इनके बारे में हमने पिछली काफी कुछ क्लासेस में भी जो है बात की थी। यूकैरियोट से आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इनके पास में वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है। वास्तविक केंद्रक क्या होता है, तो इनके न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि उसके चारों तरफ बाउंड्रीज होती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। इसलिए इस टाइप के जो जीव होते हैं जिसमें इस टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें हम यूकैरियोटिक जीव कहते हैं।
और ये जो केंद्रक होता है ये झिल्लियों से जुड़ा होता है। केंद्रक की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनके पास संवहन तंत्र नहीं होता, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। संवहन तंत्र क्या है, वेस्कुलर सिस्टम क्या है? जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ब्लड वेन्स पाई जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से पादपों के शरीर के अंदर भी एक सिस्टम पाया जाता है जो वाटर और फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने ले जाने का काम करता है। इसे कहा जाता है वेस्कुलर सिस्टम। ये टिश्यूज का सिस्टम होता है। ये जो टिश्यूज होते हैं ये वेस्कुलर टिश्यूज कहलाते हैं। जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यूज हैं। जाइलम हमेशा वाटर को लाता ले जाता है और फ्लोएम हमेशा फूड को लाता ले जाता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो हमारे जो कवक हैं वो लोअर प्लांट्स हैं, इस वजह से इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो डेवलप नहीं हुए हैं। अगर पूछ लिया जाए वेस्कुलर टिश्यूज सबसे पहले किन प्लांट्स में डेवलप हुए हैं, तो आपको याद रखना है टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप हुए हैं। इनमें कोई भी एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं होती है, यानी कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उतना डेवलप्ड नहीं होता है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उतना डेवलप नहीं होता है तो जाइगोट से जो एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है डेवलपमेंट के थ्रू वो नहीं होती है इनके अंदर। इसके बजाय इनके अंदर मोस्टली जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्ट्स के थ्रू होता है। कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। अब अगर हम बात करें इनकी सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखिए पिछले स्लाइड में हमने एक बात की थी कि भाई इनमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनका न्यूक्लियस जो होता है वास्तविक न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब इनमें जो सेल वॉल होती है इसकी संरचना प्लांट्स के समान होती है। भाई प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है, आपको याद रखनी है ये बात। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, आपको ये बात भी याद रखनी है। अब अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि जो फंजाई हैं ये एनिमल्स में आते हैं या प्लांट्स में आते हैं, तो आपको बेहिचक कहना है कि ये प्लांट्स में आते हैं। प्लांट्स में क्यों आते हैं? क्योंकि इनमें सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल की प्रेजेंस जो है इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, इस वजह से इन्हें प्लांट्स में रखा गया है। हालांकि अगर हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो इनमें हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है जो इनकी सिमिलैरिटी शो करता है एनिमल्स से, लेकिन वो सिर्फ एक सिमिलैरिटी है। बाकी ऑलमोस्ट जितनी भी सिमिलैरिटीज हैं वो इनकी प्लांट्स के समान हैं। रासायनिक रूप से ये कवक कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन से बनी होती है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो दिखने में सेल्यूलोज के समान होता है, लेकिन अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो ये काइटिन होता है। इस काइटिन को कभी कभी फंगल काइटिन भी कहा जाता है। प्लांट्स के अंदर सेलुलोज सेलुलोज की बनी होती है, इसमें हेमीसेलुलोज भी पाया जाता है, पेक्टिन भी पाया जाता है। कवकों की कोशिका झिल्ली में स्टेरोल और अर्गोस्टेरोल होता है। ये दो कंपोनेंट्स जो हैं इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये मान लीजिए कोई सेल है और ये है हमारी सेल वॉल इसके चारों तरफ। इस सेल वॉल के अंदर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाएगा, एक और झिल्ली पाई जाएगी। इस झिल्ली को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अलावा यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर जो होता है एक फंगल सेल का होता है, जिसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर स्टीरोल और एर्गोस्टीरोल पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इनका जो शरीर होता है वो बहुत सारे तंतुओं का नेटवर्क होता है। तंतु भी कैसे होते हैं? ये ब्रांच्ड फिलामेंट होते हैं, कुछ इस टाइप के ब्रांच फिलामेंट होते हैं। ये कुछ इस टाइप के ब्रांच फिलामेंट होते हैं। अब ये ब्रांच फिलामेंट जो होते हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। कुछ इस प्रकार से, तो इससे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है। एक नेटवर्क, एक जालनुमा संरचना बन जाती है। इस जालनुमा संरचना को कहा जाता है माइसीलियम या कवक जाल। सिंपल है। बहुत सारे तंतु होते हैं। तंतु कैसे होते हैं? शाखित ब्रांच्ड तंतु होते हैं। इन तंतुओं को कहा जाता है हाइफी। याद रखिएगा ये बात। अगर हम बात करें एक सिंगल फिलामेंट के बारे में तो इसे हम कहेंगे हाइफी।
और जब ये बहुत सारे हाइफी आपस में मिलकर जुड़ जाते हैं तो ये बना लेते हैं माइसीलियम, कवक जाल। अब ये जो हाइफी हैं इनमें भी दो वैरायटीज होती हैं, या तो ये सेप्टेट होंगे या फिर ये ए सेप्टेट होंगे। सेप्टेट यानी कि इनमें सेप्टा पाए जाएंगे। यहाँ पर आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर बीच बीच में कुछ इस टाइप के यहाँ पर आपको पट दिखाई दे रहे हैं। पट यानी कि आप एक तरह से इसे गेट समझ लीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर इन्हें हम कहते हैं सेप्टा। ये जो सेप्टा है इनके बेसिस पे हाइफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेप्टेट और एसेप्टेट। अब सेप्टेट का मतलब सेप्टा प्रेजेंट है, पट उपस्थित है। एसेप्टेट का मतलब इनमें पट अनुपस्थित है। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस वाले डायग्राम में, कि यहाँ पे किसी में भी कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। अब ये जो सेप्टेट होते हैं ये भी मेनली तीन टाइप के होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट, बाईन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब है कि एक सेप्टा के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा। बाईन्यूक्लिएट का मतलब है दो न्यूक्लियस की प्रेजेंस। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब है बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस की प्रेजेंस। ये किसके वेरिएशन है? सेप्टेट के वेरिएशन है। सेप्टेट कौन? हाइफी। बहुत सारे हाइफी मिलकर क्या बना लेते हैं? माइसीलियम बना लेते हैं। सेप्टेट माइसीलियम पाया जाता है एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में और ड्यूटेरोमाइसिटीज में। अगर हम बात करें ए सेप्टेट की, यानी कि पट अनुपस्थित है। अब क्योंकि ये पट अनुपस्थित है तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो होते हैं बिखरी हुई फॉर्म में पाए जाते हैं, अनियंत्रित तरीके से, एक इरेगुलर तरीके से जो है ये यहाँ पे बिखरे हुए होते हैं कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार की अवस्था, यानी कि एक तो इसके अंदर पट अनुपस्थित है, सेप्टा अनुपस्थित है, एब्सेंट है, और दूसरा इसमें न्यूक्लियस जो है वो इरेगुलरली बिखरे हुए हैं। तो इस प्रकार की जो स्टेज है वो सिनोसाइटिक स्टेज कहलाती है, संकोशिकी अवस्था कहलाती है। और इस टाइप का माइसीलियम पाया जाता है फाइकोमाइसिटीज के अंदर। अब अगर हम बात करें सेप्टा के बारे में थोड़ी और, तो सेप्टा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है मेनली। वैसे सेप्टा के और भी टाइप होते हैं लेकिन हम मेनली यहाँ पे दो पार्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। एक है सिंपल सेप्टा और दूसरा है डॉलीपोर सेप्टा। सिंपल सेप्टा में सिंपल पोर्स प्रेजेंट होते हैं सेप्टा में। मान लीजिए ये हमारा फंगल हाइफी है, तो यहाँ पर इसमें ये कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे, कुछ इस प्रकार के सिंपल पोर्स, कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसलिए इन्हें कहा गया है सिंपल सेप्टा। यहाँ वाले डायग्राम में आप इसे क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम बात करें डॉलीपोर सेप्टा के बारे में, तो डॉलीपोर सेप्टा में अगर आप देखें तो यहाँ पर ड्रम लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बन रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये दोनों, ये ड्रम लाइक हैं, इस वजह से इन्हें नाम दिया गया है डॉलीपोर सेप्टा। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। इन्हें पेरेंथोसोम कहा जाता है या सेप्टा की पोर केप कहा जाता है, जो कि सेप्टा के ऊपर पाई जाती है। और इस टाइप के सेप्टा पाए जाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। दोहरी झिल्लीदार संरचना जो होती है वो होती है पेरेंथोसोम, जो कि सेप्टा की पट पर पाई जाती है। अब अगर हम बात करें इनकी मोटिलिटी की, यानी कि गतिशीलता के बारे में अगर हम बात करें, तो मोस्टली हायर फंजाई इमोटाइल होती हैं, यानी कि इनमें गतिशीलता नहीं पाई जाती है, कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये तीनों आपको याद रखना है एकदम क्लियर। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन तीनों का जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा। मतलब इनके जो स्पोर होंगे वो भी कैसे होंगे? नॉन मोटाइल होंगे।
लेकिन अगर हम बात करें मोटाइल स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो वो लोअर फंजाई के अंदर पाया जाता है, जैसे कि फाइकोमाइसीटीज। इनमें मोटाइल गैमेट्स पाए जाते हैं। एसेक्सुअल जूस्पोर्स पाए जाते हैं, जो कि यूनी या बाई फ्लैजिलेट होते हैं। अब अगर हम बात करें कवक तंतुओं की कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में, कुछ कवक जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो फंगल हाइफी है वो आपस में गुथ कर स्पेशल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें हमारा जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है प्रोजेनकाइमा। इसमें जो कवक तंतु होते हैं एकदम ढीले ढाले आपस में गुथ जाते हैं। भाई जब कभी भी हम पतंग वगैरह उड़ाते हैं तो उसका जो मंजा होता है या उसकी जो डोरी होती है वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जमा होती जाती है। एकदम ढीली ढाली गुथी हुई होती है, इतनी कोई तेज स्ट्रांगली गुथी हुई नहीं होती, उसे हम आसानी से सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक मजबूत रस्सी की जो बहुत छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर बनी है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्रोजेनकाइमा में क्या होता है, प्रोजेनकाइमा में ये एकदम नॉर्मली कुछ इस प्रकार से गुथे हुए रहते हैं, और ये जो गुथा है इसको आसानी से खोला जा सकता है, ये आसानी से ओपन हो सकते हैं। इस वजह से इनका यहाँ पर जो व्यक्तित्व होता है, इनकी जो पहचान होती है, इनकी जो आइडेंटिटी होती है, पहचान वो नहीं खोती है। इन्हें हम क्लियरली देख सकते हैं। इन्हें तो कहा जाता है प्रोजेनकाइमा, जो कि इसका ये फर्स्ट डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एकदम नॉर्मली हर फंगल हाइफी आपको एकदम क्लियरली विजुअल है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है सूडो पैरेनकाइमा। अब सबसे पहला सवाल ये है कि इसे सूडो पैरेनकाइमा क्यों कहा है। इसमें आपको याद रखना है कि कवक तंतु आपस में बहुत कॉम्पैक्टली जुड़े हुए होते हैं, बहुत ही घनिष्ठ रूप से आपस में जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। इस वजह से इनकी जो पहचान होती है, एक अलग आइडेंटिटी होती है, वो खो जाती है, और दिखने में ये हायर प्लांट्स के पैरेनकाइमा उत्तक के समान दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पैरेनकाइमा टिश्यू नहीं होते हैं, सिर्फ उनके समान दिखते हैं। इस वजह से इन्हें नाम दिया गया है सूडो पैरेनकाइमा। ये कुछ इस प्रकार से होते हैं यहाँ पर। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर, इसे नाम दिया जाता है सूडो पैरेनकाइमा। सूडो पैरेनकाइमा और प्रोजेनकाइमा दोनों का ही फॉर्मेशन फंगल हाइफी के द्वारा होता है। फंगल हाइफी आपस में गुथकर, आपस में मिलकर इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है राइजोमॉर्फ। अब राइजोमॉर्फ यानी कि जड़ जैसा। राइजोम आपने सुन रखा है, जब हम रूट्स की स्टडी करते हैं तो हमें राइजोम वहां पे सुनने को मिलता है। अब इनमें संक्रमण की क्षमता अधिक होती है, यानी कि कुछ इस प्रकार के फंजाई में पाए जाएंगे जो कैसे होते हैं, पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। ऐसे सभी फंजाई में क्या पाए जाएंगे, राइजोमॉर्फ पाए जाएंगे। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी एक पैरासाइटिक फंजाई के जो फंगल हाइफी है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं या क्या कहलाते हैं, तो आपको कहना है राइजोमॉर्फ। यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये राइजोमॉर्फ है, और हमारे रूट का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी प्रकार का होता है। ये कुछ इस प्रकार का हमारा रूट का स्ट्रक्चर होता है। अब इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर हैं एक दूसरे से, इस वजह से इसे नाम दिया गया है राइजोमॉर्फ। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है स्क्लेरोशियम। याद रखना है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनती है, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनती है। अब इसमें क्या होता है कि फंगल हाइफी कुछ इस प्रकार से एक दूसरे के चारों ओर गुथ जाते हैं और एक ज्यादा ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये फंजाई को हेल्प करता है अनफेवरेबल कंडीशंस से निकलने में, क्योंकि उस वक्त ना तो वाटर होता है ना ही फूड होता है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है वो फंजाई के अंदर फॉर्म होता है। इसमें अत्यधिक मात्रा में भोजन जो होता है उसका संग्रहण होता है, और ये कायिक जनन में भी मदद करती है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है हॉस्टोरिया या फिर चूषकांक। ये चूषकांक पाए जाते हैं अविकल्पी परजीवी कवक में। अब सवाल ये उठता है कि ये अविकल्पी परजीवी कवक क्या है। तो फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है
कि ऐसे परजीवी कवक जिनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, परजीवीता यानी कि पैरासिटिज्म जो है उसके द्वारा ही वो अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें एक होस्ट चाहिए ही चाहिए, उन्हें एक मेजबान चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे जो कवक होते हैं इनमें विशेष प्रकार की बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ये जो हॉस्टोरिया होते हैं ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है हॉस्टोरिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हॉस्टोरिया हैं, ये जो हॉस्टोरिया हैं ये यहाँ पर होस्ट के अंदर हैं। ये है इसका होस्ट, ये इस होस्ट की सेल से क्या ले रहे हैं, इसका न्यूट्रिशन ले रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है हाइफा ट्रैप्स। अब ये जो हाइफा ट्रैप्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इसे पाश भी कहा जाता है, पाश, याद रखिएगा पाश। पाश इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक चाबुक के समान संरचना होती है और इस चाबुक नुमा संरचना का यूज ये जो कवक हैं ये निमेटोड्स को पकड़ने के लिए करती है। यानी कि कुछ ऐसे जीव होते हैं उनको पकड़ने के लिए करती है जो कि मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। एकदम चिपचिपा कवक होता है, ये एकदम चिपचिपा संरचना है इसकी। और ये जो प्रेडेशियस कवक है, प्रेडेशियस जो फंजाई है इसके अंदर ये पाई जाती है। ये फंजाई मिट्टी के अंदर पाई जाती है। बहुत ही लंबे लंबे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जब भी कोई टेप वर्म यहाँ पर इनके आसपास होता है तो ये इन पाश का यूज करते हैं, इन एडहेसिव नॉब्स का यूज करते हैं इन टेप वर्म को कुछ इस प्रकार से पकड़ने के लिए, और उसके बाद में ये उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्रेसोरियम के बारे में। एप्रेसोरियम संक्रामक कवक तंतुओं की एक पाली युक्त फूली हुई संरचना है। यह पोषक से चिपक जाती है और संक्रमित कवक तंतुओं के प्रवेश में मदद करती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो इसका फूला हुआ स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा गया है एप्रेसोरियम। ये स्ट्रक्चर होस्ट की सरफेस से चिपकने में मदद करता है। होस्ट सरफेस से चिपकने में मदद करता है। अब एक बार फंजाई होस्ट की सरफेस से चिपक जाता है तो जो इन्फेक्शन हाइफी होता है वो इसकी सेल्स के अंदर प्रवेश कर जाता है कुछ इस प्रकार से। ये इन्फेक्शन हाइफी जब सेल्स में प्रवेश कर जाता है तो ये यहाँ से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करता है, न्यूट्रिशन का लगातार एब्जॉर्प्शन करता है और ये जो न्यूट्रिशन है ये यहाँ पर अंदर होते हुए यहाँ डेवलपिंग स्पोर्स तक पहुँचता है। तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फंजाई के अंदर पाए जाते हैं। फंजाई के अभी तक हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में ही बात की है। इनमें जो फंगल हाइफी होते हैं वो किस किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं, हमने इनके बारे में बात की है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली कुछ क्लासेस के अंदर हम फंजाई के थोड़े और जनरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।